हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी की लिखी हुई कहानी कुछ ऐसा हुआ। तो शुरू करें कहानी। कुछ ऐसा हुआ। संध्या के समय फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन आने के समय बटे हुए हैं। प्रातः मेरी पत्नी के लिए उसकी सहेलियों के फ़ोन आते हैं। दोपहर को भोजन कर विश्राम करने के लिए लेटो तो मेरे लिए फ़ोन आते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि मेरे प्रकाशकों तथा अन्य कार्यालयों में मध्याह्न भोजन का समय समाप्त हो जाता है। कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। काम पर लौट आए हैं तो मेरी नींद हराम करेंगे ही। और इस समय प्रायः मेरे पोतों के मित्रों के फ़ोन आया करते हैं। खेलने के लिए मैदान में आओगे? होमवर्क कर लिया? अपनी मम्मी से कहो कि मेरी मम्मी से बात कर लें, इत्यादि। पर घर का कोई सदस्य फ़ोन उठा नहीं रहा था और फ़ोन की घंटी मेरे सिर में दर्द करने की हद तक बज चुकी थी। मैंने फ़ोन उठा लिया। हाँ जी, कोहली जी के घर से बोल रहे हैं? जी, मैं नरेंद्र कोहली बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? नरेंद्र कोहली? जी, नरेंद्र कोहली बोल रहा हूँ। उधर वाले का स्वर कुछ विचित्र सा उदास हो गया। मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। मैं कोहली जी का पाठक हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज एक स्थानीय समाचार पत्र में पढ़ा कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली का कल दिल्ली में निधन हो गया है। क्या? मैं कुछ चकित रह गया। किसी को कोई भ्रम हुआ होगा अथवा किसी ने शरारत की होगी। मैं तो जीवित हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है, मैं तो स्तब्ध ही रह गया। चलिए छोड़िए अपनी स्तब्धता को, मैं पूरी तरह से जीवित हूँ। सच बोल रहे हैं? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? देखिए, वैसे जीवन तो मजाक ही है। मैं जी रहा हूँ अर्थात मजाक ही कर रहा हूँ। कहिए, कुछ और कहना है? मैंने अपनी ओर से बात समाप्त कर दी। वैसे आपका मेरे साथ मजाक का रिश्ता तो है नहीं। नहीं नहीं, और क्या कहना है। आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने मंदिर जा रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर में फ़ोन फिर बजा। क्या नरेंद्र कोहली जी से बात हो सकती है? मैं वाणी प्रकाशन से बोल रही हूँ, हमारे सर उनसे बात करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, किंतु हमने तो सुना है कि आपका निधन हो गया है, आप फिर भी बोल रहे हैं। सुनी सुनाई बात पर क्यों विश्वास करती हैं? सुनी सुनाई नहीं है, वे बोली। हमारे एक प्रतिनिधि रायपुर गए हुए हैं, वहाँ से उनका ही फ़ोन आया है। कोई बात नहीं, रायपुर के उस फ़ोन को भूल जाइए। दिल्ली से तो कोई फ़ोन नहीं आया ना? मैंने कहा, मैं नरेंद्र कोहली ही बोल रहा हूँ, आप माहेश्वरी जी को फ़ोन दीजिए। इस बार स्वर अरुण माहेश्वरी का था। आपका निधन हो गया है, बड़ा दुख हुआ। क्या मैं संवेदना प्रकट करने के लिए आ सकता हूँ? मैं नरेंद्र कोहली ही बोल रहा हूँ भाई। महानता है आपकी कि निधन हो जाने के बाद भी आप बोल रहे हैं। प्रायः लोग नहीं बोलते, इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। अरुण जी, मेरा निधन नहीं हुआ है, मैंने कहा। कोई दुष्ट व्यक्ति भ्रम फैला रहा है। भ्रम और कोई नहीं फैला रहा, आप ही फैला रहे हैं, अरुण बोले। आदत रही है आपकी, सारा जीवन आप यही करते रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, संवेदना प्रकट करने के लिए आने से पहले एक अच्छा सा संदेश लिखवा लूँ। समाचार पत्रों को भी चाहिए होगा और संभवतः टीवी वाले भी मांगें। वैसे ये तो रेखांकित करना ही होगा कि हमारा आपसे काफ़ी निकट का संबंध रहा है। आपकी अधिकतम पुस्तकें वाणी प्रकाशन से छपी हैं। आपको अधिकतम रॉयल्टी हम ही दे देते थे। इसका अर्थ समझते हैं आप? क्या? इसका अर्थ है कि सबसे ईमानदार प्रकाशक हम ही हैं। अरुण रुके। अच्छा, आपके बाद आपकी रॉयल्टी किसको मिलेगी? परिवार वाले कोई झगड़ा टंटा तो नहीं करेंगे ना? प्रायः हिंदी लेखकों की मृत्यु के पश्चात झगड़ा करने के लिए उनकी कुछ गुप्त और विलुप्त पत्नियां प्रकट हो जाती हैं। अरे भाई, मैं अभी जीवित हूँ। वो ठीक है, ये बताइए कि आपकी शोक सभा परिवार वाले करेंगे या हम करें? अरुण ने कहा। परिवार वाले तो सबकी ही करते हैं, उसमें कोई महानता नहीं है। महान लेखकों की शोक सभाएं प्रायः उनके प्रकाशक ही करते हैं। चाहे उस पर आया खर्च वे उनकी रॉयल्टी से ही काट लें, फिर भी ये महत्व की बात होगी। लोग कहेंगे कि वाणी वालों ने अंत तक साथ निभाया। जीवन भर रॉयल्टी तो देते ही रहे, अंत में शोक सभा भी करवा डाली।
बहुत रौब मत झाड़ो, मैंने कहा, मेरे और प्रकाशक भी हैं। तो उनसे ही शोक सभा करवा लीजिए। मैं तो संवेदना प्रकट करके ही अपना दायित्व पूरा हुआ मान लूँगा, उसने रुककर कहा। वैसे शोक तो हमको हुआ ही है। अब आपका अगला उपन्यास हमको नहीं मिलेगा। कहना चाहिए कि वो लिखा ही नहीं जाएगा। तो मेरी भी एक बात सुन लो, मैंने कहा। मैं अभी जीवित हूँ, इसलिए अगला उपन्यास तो लिखा जाएगा। हाँ, तुम इसका शोक मना सकते हो कि वो तुमको नहीं मिलेगा। अरे, ये सुनकर तो लोग संवेदना प्रकट करने मेरे पास आने लगेंगे। यही सही, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। घंटा भर मैं कुलबुलाता रहा और तब फिर से फ़ोन बज उठा। इस बार फ़ोन एक टीवी चैनल से था। सुनकर बड़ा दुख हुआ जी कि नरेंद्र कोहली जी का निधन हो गया है। मैं नरेंद्र कोहली बोल रहा हूँ, मैंने कहा। मेरा निधन नहीं हुआ है। आपको इस समाचार का खंडन करना चाहिए। सच बोल रहे हैं आप? आपका निधन नहीं हुआ है? वे बोले। वैसे हिंदी के लेखकों में ये बहुत बड़ा दोष है। मर जाते हैं किंतु अपना मरना स्वीकार नहीं करते। अब किस किस का नाम लूँ? 30 वर्ष हो गए, एक लघु कथा तक नहीं लिखी, किंतु अपना मरना स्वीकार नहीं करेंगे। उसके विपरीत अपने मित्रों से अपनी अमरता पर निबंध लिखवा कर छापते रहेंगे। कोई नहीं लिखेगा तो स्वयं ही लिखना आरंभ कर देंगे। अमर होने के लक्षण। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। आपका एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मुख्य प्रश्न है कि निधन के बाद आपको कैसा लग रहा है। नहीं आऊँगा मैंने खींचकर कहा। जब मेरा निधन हो चुका है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? जीवित थे तब भी कहाँ आते थे? जाने आपको स्टूडियो से क्या चिढ़ है। कोई बात नहीं, ओबी वैन भेज दूँ? उससे क्या होगा? मैं बोला। मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। क्या? मेरा निधन नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह जीवित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसी बातें समझने का क्या लाभ जिससे हमारा एक समाचार ही मारा जा रहा हो? वो बोला। आपके निधन पर तो हम समाचार क्या, एक पूरा कार्यक्रम बना सकते हैं। चलिए, हम ओबी वैन भेज देते हैं। आप यही कह दीजिएगा कि आपका निधन नहीं हुआ है। आप अपने जीवित होने के प्रमाण में जो कुछ कह सकते हैं कह दीजिएगा। संभव हो तो आसपास के कुछ लोगों को जमा कर उनको साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर दीजिएगा। बड़ी अच्छी स्टोरी बनेगी कि एक व्यक्ति जिसका निधन हो गया है वह न केवल स्वयं कैमरे के सामने प्रकट हो, स्वयं को जीवित प्रमाणित कर रहा है, वरन अपनी प्रेत शक्तियों से लोगों को प्रभावित कर उससे गवाही दिलवा रहा है। मैं कह दूंगा कि ये सब बकवास है। हम एक छाया सी दिखा देंगे और उससे वो सब कहलवा देंगे। तो आप क्या कर लेंगे? वो बोला। आसपास कुछ बच्चों को बैठा लेंगे, वे डरने का अभिनय करेंगे, अंत में भूत भूत चिल्लाते हुए भाग जाएंगे। फिर? मैंने फ़ोन बंद कर दिया, किंतु एकदम डर गया। वो जो कुछ कह रहा था वो सब कर भी सकता था। यदि उसे समय से सूझ गया तो वो मेरे जीवन का इतिहास बताते हुए ये भी जोड़ सकता है कि इससे पहले भी कई बार मेरा निधन हो चुका है, किंतु मैं हर बार उसे झुठला कर लोगों को विश्वास दिला देता हूँ कि मैं अभी जीवित हूँ। मैं कर ही क्या सकता हूँ? हिंदी के गरीब लेखक के पास सिवाय निरीहता के और है ही क्या? मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इन लोगों ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया कि मैं कुछ करने योग्य रह ही नहीं गया था। नींद आ जाए तो कुछ देर इन विचारों से मुक्त हो सकता हूँ। इस बार दरवाजे की घंटी बजी। मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। मैंने झांक कर देखा, मेरे कॉलेज के कुछ कर्मचारी आए थे। सबने परिश्रम पूर्वक अपने चेहरे लटका रखे थे। मैं समझ गया कि वे लोग मेरी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने आए थे। वे लोग कुछ फूल भी लाए थे, शायद मेरे शव पर चढ़ाना चाहते थे। मुझसे रुका नहीं गया, मैं उनके सामने प्रकट हो गया। उन लोगों ने कुछ चकित भाव से मुझे देखा। एक ने कुछ साहस किया। आप डॉक्टर कोहली के भाई हैं? आपका चेहरा उनसे बहुत मिलता है। मैं स्वयं नरेंद्र कोहली हूँ, उनका भाई नहीं, मैंने कहा। पर कोहली साहब का तो निधन हो चुका है ना? वे बोले। देखिए, हम उनके शव पर चढ़ाने के लिए पुष्प चक्र लाए हैं। अब आप ले ही आए हैं तो उन्हें व्यर्थ नष्ट तो नहीं किया जा सकता ना? मैंने कहा। ऐसा करते हैं कि मैं फर्श पर लेट जाता हूँ, आप लोग ये पुष्प चक्र मेरे चारों ओर रख दीजिए। मालाएं लाए होते तो मैं उन्हें पहन लेता, किंतु पुष्प चक्रों को पहन तो सकता नहीं ना। हमारे वित्त अधिकारी ने ध्यान से मुझे देखा।
वस्तुतः आप नरेंद्र कोहली ही हैं। क्या करूं कि आपको इसका विश्वास हो जाए? देखिए, मामला अकाउंट्स का है, इसलिए लिखित प्रमाण पत्र के बिना तो मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। मैं कर भी लूं तो आपकी फाइल उसे स्वीकार नहीं करेगी। ये अकाउंट्स का मामला कैसे है? आपकी पेंशन रोक दी गई है। कल ही मैंने आपकी फाइल पर नोट लिखा है और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर करवाए हैं। मुझे आपके निधन के समाचार से इतना कष्ट हुआ कि मैंने आपकी फैमिली पेंशन का प्रस्ताव तत्काल ऊपर भेज दिया है। तो अब मुझे पेंशन के स्थान पर फैमिली पेंशन मिलेगी? आपको नहीं, भाभी जी को मिलेगी और आधी पेंशन मिलेगी। मेरे मस्तिष्क में चिंता का कीड़ा रेंग गया। मैं क्या जानता था कि मेरी पेंशन रुकवाने का अधिकार किसी भी ऐरे गहरे समाचार पत्र को है। आप मेरे जीवित होने का पुष्ट और आधिकारिक प्रमाण चाहते हैं? जी, उसके बिना हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। उसने कहा, आपके निधन का समाचार तो समाचार पत्र में छपा है। आंध्र प्रदेश में तो किसी ने कार्यालय को एक पोस्टकार्ड लिख दिया था बस, और एक जीवित व्यक्ति को मृत मान कार्यालय ने उसकी पेंशन रोक दी थी। हाँ, मुझे स्मरण है, मैंने कहा, किंतु मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि यदि पेंशन देने के लिए आप लोग पुष्ट और आधिकारिक प्रमाण चाहते हैं तो किसी की पेंशन रोकने के लिए भी तो आपके पास पुष्ट और आधिकारिक प्रमाण होना चाहिए। समाचार पत्र में छप जाने से अधिक प्रामाणिक और क्या हो सकता है? उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया। समाचार पत्र और सत्य दो परस्पर विरोधी तत्व हैं, मैंने कहा। मेरे निधन के संदर्भ में तो समाचार छपा है, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, समाचार पत्र तो छपता ही इस दृष्टि से है कि उसे पढ़ते ही पाठक का हार्ट फेल हो जाए। पाठक जीवित हैं तो अपने भाग्य से, अन्यथा समाचार पत्रों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। आप समाचार पत्रों को छोड़िए, अपनी पेंशन की चिंता कीजिए। अरे भाई, आप मुझे जानते और पहचानते हैं, सारा कॉलेज मुझे जानता है, फिर आप मुझे मृत मानकर मेरी पेंशन कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? अरे साहब, वो तो रुक गई, रुकी नहीं, आधी हो गई है, और वो भी भाभी जी के बैंक अकाउंट में जाएगी। मेरे मन में एक गंभीर जिज्ञासा है, एक अन्य सज्जन बोले। क्या? हमारे वित्त अधिकारी ने पूछा। एक पेंशनर मर जाता है तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती है। जी, उसकी पत्नी वो आधी पेंशन ले ले और उसके पश्चात कोई अन्य स्त्री ये दावा प्रस्तुत करे कि वो उस मृतक की दूसरी पत्नी है, तो क्या शेष आधी पेंशन उसे मिल जाएगी? उसकी आवश्यकता नहीं है, वित्त अधिकारी ने कहा। प्रत्येक पेंशनर की दो पत्नियां होती ही हैं। वो कैसे? मैंने कहा। हिंदुओं को तो सरकार की ओर से दूसरा विवाह करने की अनुमति ही नहीं है, अवैध है वो। पहले संतानें अवैध होती थीं, अब पत्नियां भी अवैध होने लगी हैं। मैं केवल वैध पत्नियों की बात कर रहा हूँ, वित्त अधिकारी ने कहा। एक पत्नी तो आपकी पत्नी है, दूसरी पत्नी सरकार है। पेंशनर की मृत्यु का समाचार आते ही आधी पेंशन सरकार ले लेती है। आपकी भी पेंशन न बंद हुई है न आधी हुई है। आपकी पेंशन आपकी दो पत्नियों में बंट गई है। किंतु मृत्यु के पहले तो पेंशनर को पता ही नहीं होता कि उसकी दो पत्नियां हैं। वो उसका अज्ञान है। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि उसकी एक आत्मा है और वो किसी भी क्षण उसकी देह को छोड़कर निकल जाएगी। सत्य महाराज, मैंने कहा। किंतु क्या सरकार जानती है कि उसके जीवन के मूल में एक वोटर है और वो किसी भी दिन उसे छोड़ देगा और सरकार के प्राण निकल जाएंगे? वोटर सरकार का शरीर बनाता है, सरकार की आत्मा तो उसका अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कार्यालय तंत्र है, वो शाश्वत है। वोटर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किंतु सरकार का शरीर भी तो मरेगा, उसकी पेंशन का क्या होगा? मैंने कहा। मंत्रियों और सांसदों को पेंशन मिलेगी। उस पेंशन के अनेक रूप हैं, हरि के अनेक रूपों के समान। आप जैसे हरि को नहीं समझ सकते, वैसे ही सरकार को भी नहीं समझ सकते। वे रुके। अच्छा, अब इस चर्चा को छोड़िए और अपने जीवित होने के प्रमाण का नहीं, प्रमाण पत्र का प्रबंध कीजिए। मैं अपने मोहल्ले के पार्षद के पास पहुंचा। देखिए, मैं जीवित हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे मेरे जीवित होने का एक प्रमाण पत्र दे दीजिए। आप जीवित हैं तो फिर प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? आपका जीवन ही आपका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। देखिए, हमारे देश में एक सरकार है, उसके कार्यालय में एक फाइल है। वो फाइल मुझे पेंशन देती है।
उस फाइल को मेरे जीवित होने का एक प्रमाण पत्र चाहिए, नहीं तो वो मेरी पेंशन बंद कर देगी। वो फाइल मुझे नहीं पहचानती, केवल प्रमाण पत्र को पहचानती है। प्रमाण पत्र के बिना तो स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका में नहीं पहचाने गए थे। आप महान हैं, स्वामी विवेकानंद के समान महान हैं। उनके पास भी प्रमाण पत्र नहीं था और आपके पास भी नहीं है। वो बोला, उन्हें प्रोफेसर हेनरी जॉन राइट ने प्रमाण पत्र दिया था। आप भी प्रोफेसर हेनरी जॉन राइट के पास चले जाइए, वे आपको प्रमाण पत्र भी दे देंगे। उनसे कम का कोई प्रमाण पत्र आपको शोभा भी नहीं देता। पर हमारी सरकारी फाइलें क्या प्रोफेसर हेनरी जॉन राइट को पहचान लेंगी? क्यों नहीं? हेनरी जॉन राइट पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। और मैं प्रोफेसर हेनरी जॉन राइट की खोज में निकल पड़ा। अभी आप सुन रहे थे सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर लिखी हुई डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी की एक व्यंग्य कहानी, कुछ ऐसा हुआ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हिंदी साहित्य के महान लेखकों की सुंदर रचनाएं सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।